हेलो दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राखी काम्बोज यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का रिवीजन करा रही हूँ। और सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास में मैं पहली क्लास शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक को लेकर करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत संज्ञा टॉपिक हमारा रहेगा। लेकिन उससे पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप पर भी बात कर ली जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं शब्दों के वर्गीकरण, और शब्दों के वर्गीकरण में भी हम बात करने वाले हैं संज्ञा टॉपिक। इसमें बात करने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण क्या है? जो हम जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हम पढ़ते हैं शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत हम शब्दों के रूप देखते हैं। यहाँ बात करते हैं, हम शब्द रचना की बात करते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत हम शब्दों की 3 श्रेणियाँ पढ़ते हैं। कितनी श्रेणियाँ पढ़ते हैं? 3। पहला है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है? आधार पर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरे कौन से हैं? योग रूढ़। पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्द रचना में ही दूसरा टॉपिक आता है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है? इसके आधार पर तत्सम 5 प्रकार के शब्द हैं, सामान्यतः 4 रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एक और इसमें जुड़ा है संकर शब्द, उसको भी यहीं शामिल किया जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। 5 इसके अंतर्गत हैं, वो है संकर शब्द। कौन से हैं? संकर। ठीक है? संकर शब्द हमारे किसके अंतर्गत है? उत्पत्ति के आधार पर। इसी के साथ जो तीसरे प्रकार के शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो आते हैं हमारे रचना के आधार पर शब्द, रचना या निर्माण के आधार पर। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रचना या निर्माण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 प्रकार के शब्द हम रचना या निर्माण के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है? लेकिन जब हमसे बात की जाती है, जब हम ये शब्द रचना टॉपिक देखते हैं, शब्द रचना के बाद हम बात करते हैं कि जो हमने शब्द देखे इन सब के अंतर्गत यहाँ हमने के तरीके देखे हैं कि शब्द कौन-कौन से हैं। मतलब कहाँ से हमने शब्द लिए हैं, कौन से शब्द किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, किसकी संरचना कैसी रही, उसकी संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर देखा और नए शब्दों का निर्माण किया। ये सब हमने यहाँ किया शब्द रचना। अब इन्हीं शब्दों को, जो शब्द हमारे पास समूह इकट्ठा हो गया, इन शब्दों का हमें क्या करना है? इन शब्दों का हमें करना वर्गीकरण। यानी कि इन शब्दों का क्लासिफिकेशन करना है, इन्हें श्रेणीबद्ध करना है, कौन-सा शब्द किसके अंतर्गत रहेगा। तो जब हम वर्गीकरण करते हैं शब्दों का, तो शब्दों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है। एक शब्द होते हैं विकारी शब्द और एक शब्द होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है? विकारी और अविकारी की बात करते हैं तो विकारी का तात्पर्य है परिवर्तनीय, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तनीय है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी। और जिन शब्दों का रूप अपरिवर्तनीय रहता है उन्हें हम कहते हैं अविकारी। ठीक है? अरे, ये राइटिंग का इशू आता है स्टार्टिंग में, ये बहुत दिनों बाद लिखते हैं इस पर। ठीक है? तो ये अपरिवर्तनीय। अब देख लेते हैं इनके अंतर्गत कौन-कौन से शब्द आते हैं। यहीं पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यदि हम विकारी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे शब्द आते हैं संज्ञा शब्द।
सर्वनाम शब्द, विशेषण और इसी में हमारे चौथे प्रकार के शब्द आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिया। क्या है? क्रिया। ठीक है? ये सब कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है कि विकारी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात। ठीक है? और अविकारी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अव्यय और निपात। ठीक? ये मुख्य रूप से शब्द हैं जो विकारी, अविकारी। विकारी की परिभाषा जब हमें देनी होती है तो उसकी सीधी परिभाषा है वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का तात्पर्य ही होता है परिवर्तन। ठीक है? वे कौन-कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है और क्रिया शब्द है जो विकारी के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्दों की बात करते हैं, जिन शब्दों का लिंग, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत अव्यय और निपात आते हैं। ठीक है? तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है जिस पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं विकारी के अंतर्गत आज हमें बात करनी है संज्ञा शब्द। किसकी करनी है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा की जब परिभाषा की बात की जाती है तो आपके मुंह से एक ही वाक्य निकलता है सीधा सीधा। वे व्यक्ति वस्तु नाम के व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? वो नाम व्यक्त होता है शब्द में। किसमें व्यक्त होता है? शब्द में। तो संज्ञा शब्द है, नाम नहीं है। संज्ञा क्या है? एक शब्द है। ठीक है? जब हम व्याकरण के अंदर बात करते हैं तो थोड़ा-सा हमें ध्यान करना है। हालाँकि नाम किसमें व्यक्त होता है? शब्द में ही व्यक्त होता है। तो संज्ञा का तात्पर्य है किससे? शब्दों से और शब्दों के किस रूप से? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, जाति या भाव आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है? यदि हमें इसकी परिभाषा देनी है तो क्या है? सामान्यतः आप कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन नाम व्यक्त किसमें हुआ? शब्द में। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? वर्गीकरण किसका कर रहे हैं? शब्दों का। तो हमें शब्द आधारित परिभाषा ये बनानी पड़ेगी। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, जाति या भाव आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है? संज्ञा कितने प्रकार की है? यदि प्रकार से प्रश्न बने, तो जब हम प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार के अंतर्गत मुख्यतः आप देखेंगे तो किताबों में आपको 5 प्रकार लिखे मिलते हैं, जब आप व्याकरण की किताब पढ़ते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि हमें व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के प्रकार की बात करें, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है? अब यहाँ आपको एक दिक्कत हो सकती है कि हमने तो 5 पढ़े हैं तो 2 कहाँ गए? 2 गए कहीं नहीं है, वो यहीं रहेंगे, लेकिन वो किसके अंतर्गत शामिल हैं? वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके 2 उपभेद में वो काउंट होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है? ये हम बात करते हैं इसके प्रकार के आधार पर। तो ये बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराते हैं। किन नाम का बोध कराते हैं? नाम में भी किस प्रकार के नाम का? विशेष नाम का, नाम विशेष का, जाति का या फिर भाव आदि का। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात संसार में जिसकी भी कोई पहचान है या जिसका कोई नाम है, वह संज्ञा है। ठीक है? बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। याद रखिएगा संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर आपकी परीक्षा में 3 विकल्प में ना हो, 3 विकल्प में दिया ही ना हो, तब आपकी मजबूरी है 5 उत्तर करना।
लेकिन यदि 3 या 5 दोनों उपस्थित हों तो वैसे में उत्तर आपका 3 ही होगा, ठीक है? अगर दोनों दिए हैं तो उत्तर क्या होगा? उत्तर 3 होगा। संज्ञा के 3 भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जाति व्यक्तिवाचक की बात करते हैं जिससे नाम का बोध होता है, नाम विशेष का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक। नाम विशेष व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है या वस्तु का हो सकता है, ठीक है? तीनों में से किसी का भी हो सकता है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जिससे पूरे वर्ग का बोध हो, किसका? पूरे वर्ग का बोध हो, ठीक है? इसके अंदर यदि हम बात करें वर्ग कैसे, जैसे हम कहें पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? पूरे वर्ग का बोध करा है, ये सभी पुस्तकें आ गई। लेकिन हम कहें उसमें रामचरितमानस, तो पुस्तकों में भी क्या आ गया? एक नाम विशेष आ गया, ठीक है? तो वो नाम विशेष क्या है? ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक। और जब हम बात करें पुस्तक, तो ये पुस्तक किसका काम है? जातिवाचक, ठीक है? तो जातिवाचक के दो उपभेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये विचार, ठीक है? द्रव्यवाचक। फिर भाववाचक, समूहवाचक की बात करते हैं तो समूह का तात्पर्य यहाँ किससे है? जब हमें समूह का बोध हो रहा हो, जिन शब्दों से हमें समूह का एक से अधिक को मिलाकर बात कही गई हो तो वह क्या है? समूह। द्रव्यवाचक की बात करते हैं तो द्रव्यवाचक में जिन वस्तुओं की माप तोल का बोध किया जाता हो, जिन वस्तुओं की माप तोल की जा सकती हो, उन्हें हम कहाँ रखते हैं? उन्हें हम द्रव्यवाचक में रखते हैं। द्रव्य का तात्पर्य तरलता से नहीं है, तरलता से नहीं है, द्रव से नहीं है, बल्कि क्या है? यहाँ जिनकी माप तोल की जा सकती, द्रव्य यानी मापन, ठीक है? तो यहाँ जिनकी माप तोल की जा सकती है, जैसे धातुएं, ठीक है? अन्य द्रव्यवाचक यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, सॉरी। ठीक है? तो द्रव्यवाचक में जो हम बात करें द्रव्यवाचक किससे है? जिनकी माप तोल की जाती है, ठीक? भाववाचक जिनसे भाव का बोध होता है, ठीक है? तो संज्ञा के प्रकार क्या है? 3 है। यदि 3 विकल्प नहीं ना दिया हो तब आपकी मजबूरी है 5 को उत्तर करना, और यदि 3 और 5 दोनों विकल्प दिए हैं तो आपको 3 ही उत्तर करना है। ओके, ये डबल हो गया। संज्ञा के भेद यहाँ देखेंगे तो व्यक्तिवाचक नाम विशेष, जातिवाचक वर्ग, इसके भी उपभेद हैं। तो समूहवाचक, समूहवाचक का तात्पर्य समूह या समुदाय का बोध से है। द्रव्यवाचक धातु, द्रव्य या ऐसी वस्तु का बोध हो जिन्हें मापा या तोला जा सके, ठीक है? भाववाचक की बात करते हैं तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था, धर्म या भाव का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। लेकिन ये वे वस्तुएं होती है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, ये अमूर्त है। कैसी हैं ये? अमूर्त वस्तुएं हैं, ठीक है? ये मूर्त नहीं है, अमूर्त है। भाव हमेशा अमूर्त होते हैं, भाव को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब प्रदर्शित करने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भावों को अगर हम कह रहे हैं तो उस समय वो वहां उसका ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वैसी स्थिति में वो अमूर्त होती है, ठीक है? जैसे आप देखते हैं कि अलंकार में उपमेय और उपमान, तो उपमान वहाँ क्या है? अप्रस्तुत रहता है, तो वैसे ही भाव अप्रस्तुत रहता है। ऐसा नहीं आप कहो जी हम रोना चाहते हैं, हम रोने का भाव प्रकट करना चाहते हैं, रो के दिखा देंगे, तो वो वाली स्थिति नहीं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। जो फ़ील करता है, जो महसूस करता है, वही इसे व्यक्त कर सकता है। देखिए, यहाँ संज्ञा के भेद को समझ लीजिए, आपको एक तालिका में समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक तो विशेष नाम विशेष जहाँ दिया है वहां हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है? किसकी बात करते हैं? नाम विशेष की। जैसे ताजमहल, भारत, गोदान, रामचरितमानस, दिल्ली, ये सब क्या है? नाम का बोध करा रहे हैं। मोहन, सोहन, ये सब नाम का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक जिसमें पूरी जाति या पूरा वर्ग आ जाए उसे हम कहते हैं जातिवाचक। कुत्ता, कुत्ता किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक प्रजाति है, ठीक है? एक जाति है, एक वर्ग है, तो उसे क्या है? वो किसमें आएगा? जातिवाचक में। अध्यापक जाति है, नगर, गांव, ये सब क्या है?
जातिवाचक का पार्ट है। भाववाचक गुण, भाव, अवस्था आदि का यदि बोध हो रहा है, जैसे खुशी, तो ये एक भाव है, ठीक है? मिठास, ये एक भाव है। थकावट, ये एक अवस्था है। प्रेम, ये भी भाव है, ठीक है? तो ये भाववाचक के अंतर्गत। समूहवाचक, तो जिन शब्दों से समूह या झुंड का बोध होता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? समूहवाचक। जैसे मैंने बताया था सेना, सेना शब्द कैसा है? सेना शब्द समूहवाचक है। यदि आपसे पूछा जाए सैनिक, तो सैनिक क्या है? जातिवाचक शब्द है। अब सैनिकों से मिलके क्या बने? सेना बनी, ठीक है? विद्यार्थी या छात्र, छात्र या विद्यार्थी ये क्या है? जातिवाचक हैं, छात्र छात्रा। तो इनके मिलने से क्या बनती है? कक्षा बनती है। लोगों के मिलने से परिवार बनता है। परिवार, दल, टोली, ये सब किसका पार्ट है? समूह का पार्ट है। बाजार शब्द मैंने एक बताया था कि दुकानों के मिलने से बाजार बना। द्रव्यवाचक, ये इसमें पदार्थ या धातु का बोध होता है जिनका माप-तोल की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कोयला, चांदी, चावल, कपड़ा, सड़क, ये सब मापक इकाई है। दूध, पानी, तो ये सब किसका पार्ट है? द्रव्यवाचक का, ठीक है? अब कुछ प्रश्न देख लिए जाए। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आजकल ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द ईमानदारी संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? यदि हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें आजकल ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी, अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा ये ईमानदार है, ये बेईमान है। ईमानदारी क्या है? एक भाव है, ठीक है? ये अमूर्त स्थिति है, वो उसके व्यवहार से ही आप जान पाते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ईमानदारी क्या है? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है? अब ये समझ में आएगा आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ नाम नहीं दिया पंडित जी का, सीधा आपने संबोधित किया पंडित जी के नाम से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, और व्यक्ति का नाम दिया है यहाँ किस रूप में? पंडित जी के रूप में। तो पंडित जी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होने के कारण नाम विशेष किसके लिए जुड़ा? व्यक्तिवाचक, ठीक है? क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैदान में सभा चल रही है, इस वाक्य में सभा शब्द संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तीसरा प्रश्न है, सभा शब्द को पूछा है। सभा चल रही है, मैदान में सभा चल रही है। अब सभा एक व्यक्ति तो नहीं होगा सभा में, तो नाम तो यहाँ सभा का नाम भी नहीं दिया, तो एक व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सभा क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों से बनी है। तो ये किसका, एक से अधिक व्यक्ति किसका वो कर रहे हैं प्रतिनिधित्व? समूह। तो यहाँ सभा क्या हो जाएगी? सभा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी सभा हो जाएगी? समूहवाचक, ठीक है? मैदान स्थान को दिखा रहा है, लेकिन मैदान में आपको विशेष नाम नहीं दिया। मैदान में पूछ सकता है, तो मैदान कैसा है? मैदान में जातिवाचक आ जाएगा, ठीक? सोना बहुत महंगा हो गया है, इस वाक्य में सोना शब्द किस संज्ञा? सोना क्या है? महंगा हुआ है, तो यानी कि कोई धातु है, क्रिया तो है नहीं कि सोना, ये धातु है। और धातु है, महंगा हो गया, तो इसकी मापन की स्थिति भी पता चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये होगा द्रव्यवाचक। क्या होगा? द्रव्यवाचक। अब ये ध्यान रखिएगा, सोना दिया है, सोना बहुत महंगा हो गया और विकल्प में द्रव्यवाचक ना दिया हो, तब सोना को कहाँ रखेंगे? अगर सोना विकल्प में, सोना पूछा, सोना बहुत महंगा हो गया और आपसे पूछा सोना कैसा संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? विकल्प में आपको द्रव्यवाचक दिया ही नहीं, इसका लोप कर दिया गया। तो वैसे स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप फिर इसको कहाँ रख पाएंगे? द्रव्यवाचक के अंतर्गत ना रखकर जातिवाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक विकल्प में ही नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा? जाति, क्योंकि सोना अपने पूरे वर्ग का भी तो बोध करा रहा है धातु के स्तर पर, ठीक है? तो ये याद रखना है। देश में जय चंदू की कमी नहीं है,
देश में जयचंद की कमी नहीं है। जयचंद यहाँ क्या है? जयचंद एक व्यक्ति को नहीं, एक समूह को, एक वर्ग को, समूह भी नहीं कहना चाहिए, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक शब्द में जाएगा जयचंद। अगर इसे व्यक्तिवाचक में रखना होता तो वाक्य का रूप कुछ और होता। जयचंद बहुत ईमानदार है। वाक्य होता है जयचंद बहुत ईमानदार है, तो जयचंद कहाँ आ जाता? फिर आ जाता जयचंद व्यक्तिवाचक। ठीक है, यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, एक वर्ग को बता रहा है। जयचंद धोखेबाजों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक। बचपन की यादें हमेशा सुहावनी होती हैं, इस वाक्य में बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? बचपन की यादें हमेशा सुहानी होती हैं, इस वाक्य में बचपन शब्द की कौन सी संज्ञा है? बचपन किसको बता रहा है? बचपन भाव को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है। अवस्था और भाव का बोध जहाँ हो रहा हो वो कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बचपन शब्द में कैसी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ आपसे हिमालय शब्द में पूछा है, लेकिन यदि मैं आपसे गंगा में पूछूं तो गंगा किसका बोध या प्रतिनिधित्व कर रही है? नदी का। हिमालय किसका कर रहा है? पर्वत का। पर्वत और नदी अगर देखेंगे तो जातिवाचक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पर्वत और नदी जातिवाचक। लेकिन यहाँ नाम विशेष दिया है, गंगा का भी और हिमालय का भी। मैं दो शब्दों में बता रही हूँ, एक में पूछा है। गंगा और हिमालय व्यक्ति नाम विशेष है। नाम विशेष है तो सीधा सीधा आप इसे कहाँ रखेंगे? इसे व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ठीक है, अगर वाक्य दिया होता गंगा नदी पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है, तब आपसे गंगा को नहीं नदी को पूछा जाता तो नदी जातिवाचक, गंगा को पूछा जाता तो गंगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, बाजार में बहुत भीड़ थी, वाक्य में भीड़ शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मतलब भीड़ शब्द किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? भीड़ प्रतिनिधित्व कर रहा है समूह का, तो कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। बाजार शब्द में किसका है? बाजार में यदि बाजार का नाम दिया होता मीना बाजार, दिल्ली बाजार, चांदनी चौक का बाजार, तो वैसी स्थिति में वो नाम तो चला जाता है नाम विशेष में, लेकिन बाजार किसका बोध करा है? समूह का। ठीक है, और यहाँ भीड़ में पूछा तो भीड़ में भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो जरूरी नहीं जो आप वाक्य में पढ़ के जा रहे हैं वही प्रश्न पूछे, उसके आसपास के जो शब्द हैं उन पर भी ध्यान रखिएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, वाक्य में पुस्तक शब्द किस संज्ञा को प्रदर्शित करता है? यहाँ पुस्तक में पूछा है और पुस्तक का मैंने अभी बताया था, पुस्तक किसको बता रहा है? जाति को, क्योंकि इसमें इसका पूरा वर्ग आ गया। ठीक है, अब आपसे मैं मेज में पूछती हूँ, मेज में कौन सी संज्ञा है? मेज में किसका बोध करा? पूरे वर्ग का, तो ये भी क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है, ये थी आज की प्रश्नावली जो कि संबंधित रही है संज्ञा से। ठीक, कल हमारी क्लास जो होगी वह होगी सर्वनाम और विशेषण पर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। आपका रिवीजन इसमें जल्दी हो जाएगा। जहाँ आपको अगर परीक्षा में आप कोई प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, अभी पीवाईक्यू हल कर रहे हैं और आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। हिंदी के बारे में अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी परिचित हैं कि बहुत समय से, पिछले 12 सालों से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ के अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हिंदी में यदि आपको कोई समस्या है तो उसका निदान आपको अवश्य मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और कल सुबह 8 बजे मिलते हैं सर्वनाम और विशेषण के साथ लाइव क्लास में। तब तक सभी को नमस्कार। मैंने सुबह वीडियो लाइव लिया था, लेकिन उसमें वॉइस की समस्या रही है, आवाज स्पष्ट नहीं गई है, किसी कारण माइक या तो ऑफ रह गया, तो इसीलिए ये क्लास मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आप सभी के लिए। और उम्मीद करती हूँ मेरी क्लास ही आपको समझ में आएगी और अच्छी लगेगी, और आप मेरे
चैनल को सपोर्ट करेंगे। सभी को नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं।